ठीक है, पेन ला दो तो शुरू करें। तो मेरे बच्चों, आप में से कई सारे जो है ना हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके दोस्तों ने किसी का मेडिकल में हुआ होगा। डेफिनेटली दे इज़ नाउ सपोज टू परसुइंग विद द मेडिकल प्रोफेशन। कुछ लोग इंजीनियर बने होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। सारे ने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी ना, सबका अपना इंटरेस्ट भी होता है। तो अब ना जो आपके रिश्तेदार हैं या जो आपके दोस्त हैं या जो आपके कज़न्स हैं या जो लोग और फील्ड में चले गए हैं किसी भी एक रिक्वायर्ड इम्पैक्ट के हिसाब से, उनको ये बात पता है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया ना तो आपको रोक कोई नहीं सकता। और उनको क्या पता है उनको एक बात डेफिनेट है कि दाखला हो गया ना एसएमसी, डीएमसी, एनईडी, इंजीनियर तो बन जाएंगे। मतलब जिसका एनईडी में दाखला हो गया वो तो इंजीनियर बन ही जाएगा ना यार। अब मतलब कोई 10,000 में से कोई एक गधा होगा जो नहीं बन पाएगा। ठीक है, गधी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं गधा बोल रहा हूँ। यूनानिमस है, दोनों जेंडर ले लेंगे इसे, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एमबीबीएस में दाखला ले ले एसएमसी और डीएमसी में और वो डॉक्टर ना बने यार, ये नहीं होता। लेकिन सीए में ये होता है कि दाखला ले लिया, शायद क्वालिफाई हो गए और शायद क्वालिफाई ना हो। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, अब मसला ये है, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। अब ज़रा समझिएगा, ये जो प्रोफेशन आपने लिया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन अच्छा है। ये क्या है, ये क्या बनाया सर ने? सर ये क्या बनाया था आपने, दोबारा बना के बता दें और समझा दें ये है क्या। देखो, मैं समझाना चाह रहा हूँ इस एरिया की ग्रेंथ क्या है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, इसकी एक्विजिशन क्या है। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आपने अपनी केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा, है ना। इसे फनल कीफ कहते हैं। घरों में भी होता है अक्सर, किचन वगैरह में या वो जनरेटर वगैरह में या बाइक में ऑयल वॉयल डालने के लिए आप यूज़ करते हैं। सीए का मैकेनिज्म जो है ना वो ऐसा है, इसका एक अपना इम्पैक्ट है, वज़न है। बोलते हुए ना बड़ा भारी है ये जुमला कि क्या कर रहे हो, सीए। अच्छा, जो लोग एनईडी चले जाते हैं या जो इंजीनियरिंग या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में चले आते हैं, उनको लेकर लोगों का ना नज़रिया अलग होता है। इंटेलिजेंट बच्चा है, डॉक्टर बन रहा है, लेकिन भाई डॉक्टर बनने के बाद करेगा क्या बेचारा, कि सोसाइटी तो 40,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं दे रही। इंजीनियर बनने के बाद क्या करेगा, जॉब्स ही नहीं है, परेशान है बेचारा। मैं अभी शाम में जाता हूँ एग्जीक्यूटिव एमबीए पढ़ाने कराची यूनिवर्सिटी, सीवीएम। आप यकीन करो 70 नहीं, 80 नहीं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर कम फ्रॉम द साइंसेज बैकग्राउंड। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं क्लास में, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं क्लास में, एमबीए एग्जीक्यूटिव में ना। भाई मैं पूछता हूँ, तुम लोग यार डॉक्टर हो गए, तुम लोग को क्या ज़रूरत है ये करने की? बोल रहे सर स्पेशलाइजेशन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूरोप, अमेरिका, वहाँ जाके 50-60 लाख रुपए खर्च करें, इतना फंड ही नहीं है। अब हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं या एमबीबीएस के लिए हॉस्पिटल में कंपनी कहती है, इदारा कहता है या हॉस्पिटल कहता है कि भाई ग्रोथ चाहिए ना तो एमबीए करो, ताकि हम तुम्हें डॉक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट साइड पे भी इस्तेमाल करें। इंजीनियर्स के साथ भी यही मसला। तुम लोगों को कोई नहीं बोलेगा कि भाई क्वालिफाई कर लिया चार्टर अकाउंटेंसी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हूँ, जाओ यार ज़रा जाके एमबीबीएस कर लो। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा जाके एनईडी से इंजीनियरिंग कर लो, बीटेक कर लो। नहीं, वो बेचारे ये करने के बाद भी पता नहीं क्या कुछ पढ़ेंगे। तो आपने जो सिलेक्शन किया है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसको परसुएंस में लाना है, इसको आगे तक बढ़ाना है, इसे कंप्लीट करना है। ये जो तुम देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर लाल कलर से बना हुआ, तो ये क्या है? ये है फनल कीफ। और ऐसा एक ऑब्जेक्ट आप 14 अगस्त में बच्चों के हाथ में भी देखते हैं, जिसमें होता है शोर। तो जो तुमने सेलेक्ट किया ना कि हमने सीए करना, इसका शोर है। अब आपके रिश्तेदार जो अजय होता है ना, जैसे ख़ानदान में आप भी हैं, आपके हम उम्र लोग भी हैं, आपकी एज ग्रुप के भी लोग होंगे ना भाई। ज़रूर तो कोई ख़ानदान को डायनासोर की आखिरी नस्ल तो नहीं हो ना तुम लोग कि साला एक ही हूँ मैं अपने ख़ानदान में। अबे और भी होंगे, खाला के बेटे, मामू के बेटे, ताया के बेटे, चाचा के बेटे, अरीब करीब रिश्तेदार होंगे, गली में लड़के होंगे, दोस्त होंगे, कुलीग्स होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे। जो कोई एनईडी गया, कोई सर सैयद गया, कोई एसएमसी गया, कोई केडीएमसी गया, कोई लियारी मेडिकल डेंटल कॉलेज गया, वो वहाँ पढ़ रहे। तुमसे उनको फेयर क्या है कि अगर ये साला क्वालिफाई हो गया ना, अगेन साली बोलते हुए अच्छा नहीं लगता,
तो ट्राई मेक इट बोथ ऑफ द जेंडर। अगर ये क्वालिफाई हो गया ना भाई, तो फिर ये साला हाथ नहीं आएगा, फिर ये गया, फिर इसका लाइफ स्टाइल, इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, साले की गाड़ी, और हम क्वालिफाई हो भी गए तो कद्दू, साला हमें और पढ़ना पड़ेगा। खाली एमबीबीएस डॉक्टर तो बेचारा हाउस जॉब कर रहा है, 24 घंटे 48 घंटे अस्पताल में रहता है बेचारा, वो सिविल में, जिना में, फिर जाता है 2 दिन के बाद घर, वो भी 12 घंटे की छुट्टी में, और फिर उसको मिल क्या रहा है 40 50 60 70 80 हज़ार। थोड़ा और पढ़ लिया, FRCPS कर लिया तो शायद लाख रुपए कमाएगा। तुम तो क्वालिफाई हुए नहीं, पर लगे बॉस, अब तो हल्का नहीं आ रहा मैं ऊपर हूं, अब तो ये जा और वो जा बॉस। तुम क्या, तुम्हारे आने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपके अम्मा का, आपके अब्बा का, आपके भाई का, आपके बहन का, बिकॉज डेफिनेटली आपकी सैलरी अच्छी होगी, 5-6 डिजिट में कमा रहे होगे, 10 साल गुजारोगे तो तुम लाखों के बंदे होगे यार। फिर तुम साइमल्टेनियसली और भी कोर्सेज, ऑडिट अश्योरेंस के कोर्सेज, सिमा कर लिया, CPA कर लिया, बाहर चले गए, एक्सपोजर ले गया, सेकंडमेंट में गए, कभी बाहर कभी कहीं, हो सकता है मल्टीनेशनल फर्म से ऑफर आ जाए। तो आपकी तो पोजीशन के हिसाब से, हायरार्किकल पोजीशन के हिसाब से, जो कंपनी का CFO होता है वो डॉक्टर तो नहीं होता, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो इंजीनियर तो नहीं होगा, वो तो CEO के नीचे जो बैठा है वो तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो तो ऑपरेशंस को देखेगा, फाइनेंस को देखेगा, मैनेजमेंट को देखेगा, सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे थल्ले लगे पड़े होंगे, सबको फंड तुम रिलीज करके दोगे, कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में होगी। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, 6-8 साल 10 साल। अब हर आदमी का अपना पेस है बॉस, सारे चार्टर अकाउंटेंट भी एक जैसे पैसे नहीं कमाते, डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं, है ना, मगर एक जैसे पैसे तो सारे लोग नहीं कमाते। सेम यूनिवर्सिटी, सेम क्लास में बैठे हुए लड़के, सेम ईयर में क्वालिफाई हुए, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी अलग अलग है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का स्किल सेट अलग है। अब ICAP भी आपको एज एन ऑडिटर से ज़्यादा एज ए फाइनेंस मैनेजर बनाना चाहता है, और मैनेजर वो होता है जो रिसोर्स मैनेजमेंट जानता है, खाली फंड की नहीं। क्योंकि तुम बैठे होगे ऊपर की पोजीशन पे, हर डिपार्टमेंट तुम्हारे नीचे फंड के लिए आएगा कि बॉस पैसे, नया प्रोजेक्ट लगना है, प्रोक्योरमेंट वाले, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, सारे डिपार्टमेंट के लोग तुमसे आके फंड मांगेंगे कि हमें अपने डिपार्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो तुमने प्रोफेशन एक्वायर किया ना, इसका बड़ा वेटेज है, और जो लोग ये नहीं अडॉप्ट कर पाए समहाउ फॉर देयर पैशन कि नहीं भी डॉक्टर बनना है, बिल्कुल बनना है, हमें ज़रूरत है डॉक्टर्स की, और सारे चार्टर अकाउंटेंट बन जाएं तो भी तो मसला हल नहीं होगा। एक फ्रेज बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स का एक फ्रेज है, देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। अभी समझ में आएगा ये जो लाखों में सैलरी है ना, ये क्यों है। जब तुम दाखला लेते हो ना इस प्रोफेशन में, तो शोर है, वजन है कि यार ये CA कर रहा है, और उसको, जिसको ये पता चला ना, उसको एक डर भी है कि अगर इसने कर लिया ना तो फिर इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो जाएगा चेंज। 5 साल में मैं भी डॉक्टर बनूंगा, 5 साल में अगर ये क्वालिफाई कर गया तो इसकी और मेरे स्टेटस में कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है भाई, ये तो फिर गया आगे। इसकी सैलरी अलग होगी, इसका लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करेगा और 5 साल में मैं गाऊंगा, और ये तो भाई, और ये आपके रिश्तेदारों को भी पता है, तो वो बताऊं क्या करेंगे। हाँ भाई CA हो गया, हाँ अबे शादी में मिले, अभी मिले, अभी आज शादी में मिले, अगले दिन वली में मिले, हाँ क्या हुआ, हो गया, अबे ये भाई यार कल तो मिला था, थोड़े दिन बाद मैयत में मिल गया, और क्या चल रहा है, और क्या हुआ तुम्हारा CA, यार बड़े अच्छे आदमी थे, हाँ यार। वो भाई ये लोग ऐसे वो क्यों पूछ रहे होते हैं, बिकॉज वो इनसिक्योर है, उनको पता है ये अगर क्वालिफाई हो गया ना ये, तो इसके पेस को हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो, इस क्वालिफिकेशन का शोर है, शोर, ऐसे बाजे में से आवाज निकलती है ना, ऐसे इसका शोर है। घर वाले भी, अम्मा भी बता रही ना किसी को, क्या कर रहा है, CA कर रहा है हमारा बेटा, अबे भाई कर रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, ऐसा वाला नहीं करना भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो एक तो ये बाजा है,
दूसरा है ये कीफ। सीए में ना इनटेक आसान है, आओ आओ, अंदर आना आसान है, इसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। मैं गलत नहीं हूं अंदाजे से तो 10,000 लोग क्वालिफाई हुए 1958 के बाद से, आधे तो मर गए। अब 58 में हुए होंगे जो, वो तो अब बचे होंगे क्या? पहले अब तो बड़े छोटी उम्र में क्वालिफाई होते बच्चे, 24, 25, 26 साल में। पहले तो यार 50, 60 साल में क्वालिफाई होते थे, रिटायरमेंट के करीब। ऐसे थोड़ा होता, पहले स्कूल इंस्टीट्यूट तो नहीं, तो खुद पढ़ते थे लोग, और आईकेप के स्टैंडर्ड्स पहले से बड़े अच्छे हैं। तो वो 10,000 लोग क्वालिफाई हुए होंगे, 10,000 में से समझो 4,000 मर गए, तो बचे कितने? 6 में से आधे बाहर, 3,000 लोग मुल्क में हैं। तो मैंने क्या बोला था? इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट कम हो ना, इसीलिए कंपनीज देती हैं इतने पैसे भर भर के, भाई ये ले लो, हमारे यहाँ आ जाओ यार, यहाँ ले लो, आप आ जाओ यार, आज तुम यार भाई बॉस गाड़ी भी देंगे, फ्यूल भी देंगे, घर का अलाउंस भी लो, अच्छा चलो बच्चों का एजुकेशन अलाउंस भी लो, आ जाओ ज्वाइन करो। है ही नहीं साले। और जो को अपॉर्चुनिटी मिलता है वो एक्वायर करता है, बाहर चला जाता है। बिकॉज हमारा चार्टर अकाउंटेंट पूरी दुनिया में रनाउंड है, हर मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी, और हर जगह अक्यूमुलेटेबल है। आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। अभी तुम प्रिंसिपल्स भी पढ़ोगे तो भाई तुम्हें हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, ओमान वाला, मस्कत वाला, कोयत वाला, यूके वाला, जर्मनी वाला, यूएसए वाला, कनाडा वाला, हर फॉर्म तुम्हें उठाएगी। और डेफिनेटली आप में से भी कई सारे लोग ये चाहते होंगे यार एक दफ़ा क्वालिफाई हुआ, अच्छे मुल्क से ऑफर आएगी, भाग जाऊंगा। यहाँ अगर मुझे 6 लाख मिल रहे हैं और वहाँ मुझे $10,000 भी मिले तो मल्टीप्लाई करना, तो 28 लाख रुपए बन गए, 280 रुपये का डॉलर है। तो हम यहाँ 6 लाख की नौकरी छोड़ के आप $10,000 की नौकरी, $8,000 की, $5,000 की ले लोगे। 6,000 रियाल, 10,000 रियाल, 12,000 रियाल, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा लोकल करेंसी में तो अलग कहानी हो जाएगी। क्या हमारी करेंसी नीचे गिर गई? बकिया दुनिया तो ऊपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो नीचे की तरफ का सफ़र कर रहे हैं। बकिया दुनिया की इकोनॉमीज तो बेहतर हो रही है, ग्रो कर रही है, तो उनकी करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है। तो आप में से भी आधे बाहर चले जाएंगे, तो जो बचेंगे ना वो कुछ ही होंगे। अगर सब क्वालिफाई हो गए तो क्या होगा? लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, वेज रेट, फिर थोड़ा तो जैसे डॉक्टरों का हाल है, इंजीनियर का हाल है, वो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ आना आसान है। तो तुम्हें ना, जैसे एक होता ना मोती बनते हैं, मोती समझते हो कैसे बनता है? पता है? बारिश का एक कतरा होता है जो सीप के अंदर जाता है, और सीप उसे लेके कहाँ चला जाता है? शेल, समंदर की गहराई में। फिर एक नेचुरल प्रोसेस से वो बनता है, अपने आप को ऐसे बनाकर इस सुराख में से बाहर निकालना है। और 10,100, 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005 ये नंबर बढ़ाना है। कौन सा वाला? वो जो नीचे लिखा हुआ है। तो एडमिशन लेना इज समथिंग डिफरेंट। शोर तो मच गया, अब है इसे पूरा करना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरा बेटा? उसके लिए है अपने एटीट्यूड को चेंज करना। क्या बोला मैंने? लोग क्या करते हैं, सीए में आते हैं और चेंज करते हैं इंस्टीट्यूट, उनको लगता है उससे वो पास हो जाएंगे। कद्दू। अनलेस until you don't change your attitude, it doesn't seems to be carry or any impact on your studies. आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। 5 साल, बहुत बोल रहा हूँ मैं अरसा, सिर्फ 2 साल के लिए वो पैशनेट इफेक्ट जनरेट कर लो। सारी चीज़ें करो, तफरी भी करो, फ्री टाइम में बाहर भी निकलो। वैसे ही बड़ा चिल माहौल है। आपको जितने टीचर पढ़ा रहे हैं बड़े अच्छे माहौल में पढ़ाएंगे, हंस के, बोल के, खेल के, प्यार। और इस इदारे का एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल है। ये इदारा वैसा और भी इदारे हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ही एफिलिएट रहा हूँ या हूँ भी। तो वो उन इदारों में थोड़ी सी मतलब एक होता है ना स्ट्रेट इन्वायरमेंट है। यहाँ नहीं है। यहाँ टीचर आपसे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, बहन भाइयों की तरह पूछ के, अपने बच्चों की तरह आपसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। तो आपने रिलैक्स नहीं होना है, यू हैव टू बी बाउंड टू बी कैरी ओवर। आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री की, नहीं यार मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे क्वालिफाई करके फर्म को ज्वाइन करना है विद इन दैट परसुएबल टाइम। टाइम ज़ाया नहीं करना, पेपर निकालने,
पूरी कोशिश करो कि पहले अटैम्प्ट में निकले इंशाल्लाह, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस इदारे का हर टीचर आपका साथ देगा, यहाँ का सिस्टम आपका साथ देगा। लेकिन आपने अपने एटीट्यूड को बदलना है, हर टीचर से अलाइन होके पढ़ने की स्ट्रेटजी डेवलप करनी है शुरू से, कि सर हमने पढ़ना कैसे है, मार्क्स कैसे आएंगे, क्या करूं तो पास हो जाऊं, कैसे प्रैक्टिस करूं, सीनियर से मिलो, पास पेपर को देखना है, स्टडी टेक्स्ट को कितना पढ़ना है, सर आपके हैंडआउट से कितना फ़ायदा होता है, खुद टीचर से भी पूछो और अपने पढ़ाने की स्ट्रेटजी बनाओ। और कैसे बनाओ, अपने आप को अलग से टाइम देना सीखो। जैसे ख़वातीन है ना, शीशे के आगे टाइम देती हैं, हम मोबाइल के आगे टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, ऐसे अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे तब इससे फ़ायदा होगा। क्लास लेने से क्वालिफाई नहीं होंगे जब तक आप बैठ के खुद पढ़ना नहीं सीखेंगे अलॉन्ग विद द टीचर लेक्चर, कि यार टीचर ने पढ़ा दिया, समझा दिया, बता दिया, स्टडी टेक्स्ट दिखा दिया, नोट्स लिखा दिए, सब कुछ कर दिया, यार अब ये मेरा काम है कि मैं बैठूं, इसे रिकंसाइल करूं, चैप्टर की समरी बनाऊं, जो पॉइंट बताए काम के सब एक जगह जमा करके लिखूं, और ऐसा हर कोई करे, और आपस में अपने रिसोर्सेज को क्या कर लो, शेयर कर लो, डेटा बढ़ जाएगा आपका। पहला स्टेज तो यूं आसान है कि एमसीक्यू बेस है। अच्छा, इस स्टेज को करने के बाद अक्सर लोगों में गैस भर जाती है, उसका नाम है हीलियम, जो आपने अक्सर गुब्बारों में भर दें तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो ये जो पीआरसी है ना, इसको करने के बाद ना बच्चे में भर जाती है हीलियम गैस, क्योंकि एमसीक्यूज है, लिखने वाला काम है नहीं, लग साथ चल गई तो क्लियर हो गए, मेहनत कर ली थोड़ी तो क्लियर हो गए, ज़्यादा मेहनत कर ली तो भी क्लियर, कम मेहनत पे भी क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी है, कम है लेकिन है, पास हो गया। अब पास हुए ना, आप नोटे यार ये तो आसान है, कौन बोलता है सीए मुश्किल है। अब आप कैफ में हो गए रिलैक्स, भाई वहीं से हो गया काम पूरा। फिर जो नली है ना पतली सी, इसमें से बाहर निकलने के लिए बड़ा सख्त कंपटीशन है, और फिर शोर रह जाएगा, आप बाहर नहीं आ पाएंगे, समझ रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करके मेहनत करें, और इंशाल्लाह अपना और अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करें, ठीक है। और सीए ना वही बच्चे करते हैं जिनमें भूख होती है आगे बढ़ने की, अपना मुकद्दर चेंज करने की, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की। अमीर बाप का बेटा नहीं करेगा सीए भाई, 100 में से नहीं 1000 में से कोई एक होगा। इतनी टफ है, मेहनत है, फोकल है, रोज़ आना, टीचरों के लेक्चर पढ़ना, फिर घर जाके पढ़ना, मुश्किल है, आसान थोड़ी ना। हाँ, लेकिन इसके बाद जो आपको कंफर्ट मिलेगा, जो लग्जरीज आपका इंतज़ार कर रही है, जो अच्छी इनकम, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा लाइफ स्टाइल, वो दैट इज़ व्हाट बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट वी हैव बीन पेड। तो हर चीज़ की एक कॉस्ट है ना भाई, दुनिया में कोई चीज़ फ्री है बताओ। हाँ सर, मोबाइल की एप्लीकेशन फ्री है ना, मोबाइल में जो डाउनलोड करते हैं वो फ्री होता है ना यार, अबे फ्री होता है भाई, और क्या। डेटा तो कंपनी से ले रहे हो, एप्लीकेशन तो मोबाइल से आप डाउनलोड कर रहे हैं ना। अबे जैसे आपने इन ड्राइव डाउनलोड किया बाइकिया मंगवाने के लिए, फ्री में होता ना भाई। अब वो तो डेटा तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उस कंपनी को दे रहे हो, उसमें तो आप इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, आप ना ट्विटर भी देख रहे हैं, उसमें तो आप फेसबुक भी देख रहे हैं। भाई जान, दुनिया का रिचेस्ट इंडिविजुअल है कौन? मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का ओनर, ट्विटर का ओनर है ना। तो वो बावला नहीं है जो फ्री की चीज़ें बेच रहा है। आप उसको जो डाउनलोड करते हैं ना ओवर योर इंफॉर्मेशन, आप अलाउ नहीं करते, अलाउ अलाउ अलाउ, है ना। वो तो हमें तो हम तो उस वक्त जज्बाती हुए होते हैं यार, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, धड़ धड़ अलाउ कर रहे होते हैं। आप हर चीज़ अलाउ करते हैं, अपनी गैलरी, अपना डेटा, अपना स्क्रीन, अपना कैमरा, अपना वॉइस, हर चीज़ आप अलाउ करते हैं। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है भाई। तो यहाँ जो आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, जितना आप अपने आप को लगाएंगे, जितना एफर्ट डालेंगे, उतना बेनिफिट आप जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। बड़ी भारी जिम्मेदारी लेकर आप आए हैं यहाँ पर, ठीक है। दाखला लेने से क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ का माहौल अच्छा है, मेहनत का माहौल है, लड़के यहाँ से ये मतलब अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ ना, पूरे कराची के अंदर मैं 10 साल ताबानी में रहा, करीबन 12 साल से अलहम में पढ़ा रहा हूँ।
कराची के जितने सीए के इंस्टीट्यूट हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पढ़ाता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा आगे फ्यूचर में शायद। तो मेरा किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, मैं बिल्कुल इत्मीनान वाला आदमी हूँ, कोई वो नहीं है, हर जगह से अच्छे एफिलिएशन है मेरे। तो मैं ना ये यहाँ जहाँ हूँ ना, यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं। इस इंस्टीट्यूट के लड़के मैंने बहुत क्वालिफाई होते हुए देखे 12 साल के कैरियर में। सीए पढ़ाते हुए तो 20 साल हो गए, सीए पढ़ाते हुए 12 साल हो गए, 12-14 साल मुझे। तो मैंने यहाँ के लड़कों को क्वालिफाई होते हुए बहुत देखा है। तो आप एक अच्छे माहौल में हैं जहाँ पर लोग क्वालिफाई होते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो आपने मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर आपका जो है वो 100 मार्क का पेपर है। 50 MCQs आते हैं, MCQs के साथ कुछ मल्टी क्यूज़ भी आते हैं, मल्टी ऑप्शनल क्यूज़ भी आते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले MCQs भी आते हैं, BCQs भी आते हैं, बेस्ट पॉसिबल वाला ऑप्शन भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि 3 तरह के सवाल आते हैं। 2 ब्लैंक वाले भी आएंगे, केस वाला रेफरेंस वाला भी आएगा, लेकिन लिखने वाला कोई काम नहीं है, सब MCQ बेस, ठीक है। तो पेपर आपका जो है वो 100 मार्क्स का है, 2 मार्क का एक MCQ है, तो हो गए 50 MCQ, ठीक है ना। पेपर आपका होता है 2 घंटे का, विच इज़ वेल इनफ टू बी जस्टिफाइबल। लेकिन पेपर में सोचने का टाइम जो है ना, सही सोचने का टाइम वो ज़रूरी है। जब आप MCQ मेथडोलॉजी पर जाते हैं तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स पेपर में बैठते हैं या हर स्टूडेंट के 2 क्राइटेरियल इवैल्यूएशन है। एक ये है कि उसके पास नॉलेज है और दूसरा ये है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। ऐसा है ना यार, कोई चीज़ मैं नहीं पढ़ा या भूल गया या जहन में नहीं आ रही, तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है उसकी, तब आप क्या करेंगे, और जब नॉलेज होगी तो क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम MCQ हमारे सामने आएगा तो हमारे पास 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। एक, with the knowledge that we have respect of the particular MCQ that is given in our question paper. दूसरा तरीका क्या है, that is what it is called elimination method, कि यार सही तो नहीं आ रहा, गलत ढूंढता हूँ, तो एक एक करके आप गलत को बाहर निकालेंगे तो सही आता नहीं होगा, गलत बाहर निकलने की वजह से सही ऑप्शन आपके सामने है। और एक तीसरा बच्चा भी होता है जो जज्बा ईमानी से सरशार है, जो खुद का हमला आवर है, खुद के ऊपर पढ़ के कद्दू कुछ नहीं आया, पेपर में आ गया। हर पेपर में वो हर MCQ से पहले कोई दुआ पढ़ता है और डिश निशान लगा देता है, अनगाइडेड मिसाइल है वो, उसका तो अल्लाह हाफिज है, पास हुआ तो पास, वो नहीं, वो चाइना वाले प्रोडक्ट की मिसाल होती है, चले तो चांद तक, नहीं तो बस, उसका तो ये हाल है। तो आपने अपने आप को नॉलेज बेस रिक्वेरेंस पे लाना है, चॉइस पे नहीं जाना। चॉइस का मतलब समझते हो ना, यार ये चैप्टर छोड़ दिया, दूसरे दोस्त ने बोला अच्छा तूने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, अच्छा बताओ आई कैप का लक क्या है, तुम सारे मिलकर जो छोड़ोगे ना उसी में से पेपर बनेगा साला। हर आदमी बाहर निकल के ये बोल रहा था, अरे यार मैंने ये छोड़ा था, साला यही आ गया। अब आप बोलोगे साले ये सब ने छोड़ा था, अबे सब यही बोल रहे कि मैंने छोड़ा था। आई कैप का ये लक है, आई कैप ऐसा पेपर लाता, जो सब छोड़ के जाएंगे ना एक एक करके, वही सब मिलाकर एक पेपर बनाया। आई के पास कोई जिन है आई कैप के पास, तो ये करना नहीं। आप शुरू से ये आदत डालो, चाहे आप PRC में हो, कैफ में हो, आगे MSA में हो या और ऊपर की स्टेज में हो, आपने ये तय कर लेना है कि मैंने सिलेबस पूरा गो थ्रू करना है, मेरी ज़िंदगी में चॉइस नहीं है। हाँ, शादी के अलावा उस वक्त आपके पास होगी, ठीक है। अभी आप पढ़ने में कोई चॉइस नहीं लेंगे कि भाई सारा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, और टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह वेल टू बी रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा ये कहा कि 100 मार्क्स का पेपर, 50 MCQs, 2 नंबर का एक MCQs, 2 आवर का टाइम, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने जहन में रखेंगे ताकि आपको पेपर जाते वक्त याद रहे। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूं। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है सर? पहले जो 40% का एरिया है ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह 40% का जो एक एरिया है इट विल कम फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक एरिया जो है वो 20 मार्क का बचा, उसमें 2-3 चैप्टर हैं, वो समझिए है उसको आप लिख दें फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या है उस पर बाद में बात करेंगे।
इसका मतलब करीबन करीबन ऐसे समझूं तो 4 चैप्टर्स यहाँ हैं, ठीक है, करीबन 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ के हैं और 3 चैप्टर जो हैं वो यहाँ के हैं। इसका मतलब अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो आपके 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। ये 13 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं डिफरेंट अलाइनमेंट के अंदर। मैं कॉम्बो बना के चलूँगा, मतलब यूजुअल टीचर जो पढ़ाते हैं कराची में वो एसिमेट्रिक पढ़ाते हैं, किताब खोल दी और उसी से एक एक करके दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। मैं ऐसे नहीं, मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। पहले चैप्टर से हम इकोनॉमिक्स की बेस डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद में एक ऐसा चैप्टर पढ़ा दूंगा जिससे आपका सिलेबस कवरेज हो। देखो, क्योंकि जब हम सिलेबस को कवर करके चल रहे होंगे ना, और अलॉन्ग विद साइड में अपने नोट्स, अपनी प्रेजेंटेशंस आपको दूंगा, चैप्टर की समरीज बनाकर दूंगा, तो आपको हेल्प आउट करेगा आगे भी कि समरी बनती कैसे है। बिसाइड ऑफ दैट मैं पास्ट पेपर भी, स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ाऊंगा कि भाई ये स्टडी टेक्स्ट है, देखो हमने ये अपने नोट्स में से पढ़ा, अपने समरीज में से पढ़ा, बिसाइड ऑफ दैट ये देखो स्टडी टेक्स्ट में ये देखो ऐसे कवर हो रहा है, और ये आके स्टडी टेक्स्ट के हमने एमसीक्यूज किए, फिर हम अपना टेस्ट लेंगे चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, हर चैप्टर का इंशाल्लाह हम टेस्ट लेंगे। कुछ हो सकता है कि 2 चैप्टर मिला के ले लें, कुछ का इंडिविजुअल ले लें, तो हमारी तैयारी साथ साथ होती रहेगी, स्टडी टेक्स्ट भी गो थ्रू करते रहेंगे, ठीक है। तो 40% पेपर माइक्रो से, 40% पेपर मैक्रो से, 20% पेपर फाइनेंस से। यूजुअली पेपर के अंदर जो सवालात आते हैं वो भी ऐसे आते हैं 20-20-10, 20 माइक्रो, 20 मैक्रो, 10। लेकिन चूंकि कंप्यूटर ओरिजिनेट करता है पेपर, तो ये हो सकता है कि आपके 20 नहीं 25% सवाल माइक्रो से आ जाए, या 25% मैक्रो से आ जाए, और बकिया से रैंडम एक्सेशन पे आ जाए। हो सकता है आपका 10 नहीं, आपका तकरीबन 20% सवाल फाइनेंस से आ जाए। तो हमने चॉइस पे तो छोड़ना ही कुछ नहीं है, तो सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, डिस्कशन सारी करेंगे, नॉलेज रिक्वायर करेंगे, टेस्ट देंगे सारी चीज़ों का, तो इंशाल्लाह हम हमारे पेपर में कुछ भी आए हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, वक्त के साथ मैं ये डिस्कस करता रहूँगा, जैसे बच्चों के एक्सपीरियंस के, देखो ये वाला एमसीक्यूज़ या इस तरह के एमसीक्यूज़ पेपर में आए हुए हैं या आते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली उसके थ्रू रिएक्ट कर लेंगे, उन चीज़ों को फोकस कर लेंगे, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई ऐसी चीज़ जो कन्फ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। आज एक ग्रुप बना लेंगे, या किसी ग्रुप में ऐड है? कोई ग्रुप बना है आपका? अभी एडमिशन कंफर्म है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चेक करने आए? टीचर चेक करते, टीचर चेक करने आए भाई? हाँ, क्या, कहाँ, पहले क्या पढ़ा है आपने? कौन से कॉलेज से, किस लाड़काना से आए हो? और कहाँ कहाँ टीचर चेक कर लिए तुमने? पहली बार आए हो टीचर चेक करने? कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, तो भाई टीचर चेक करना छोड़ के जहाँ मुतमईन हो वहाँ दाखला लेके पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये वाला जो रवैया है ना, ये आपको बदलना पड़ेगा सीए में, तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग कॉमर्स पढ़ के आए हैं, जिनको लगता है उनको इकोनॉमिक्स आती है, उस पर भी बात करेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बात करेंगे। मेरा फोकस सारे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा वादा है आपसे। अब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक नए डायमेंशन से पढ़ेंगे, एक नए सिनेरियो में पढ़ेंगे, और आपकी नॉलेज और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, देखो मुझे आपको इकोनॉमिस्ट तो नहीं बनाना, अल्लाह ना करे, ठीक है। मुझे तो आपको चार्टर अकाउंटेंट बनते देखना है इंशाल्लाह एक दिन। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स का रोल क्या है सर? देखिए, जब इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फर्म में चले जाएंगे, तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना, जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे टैक्स के रेट, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, फिस्कल, मॉनेटरी, ये सब पढ़ोगे आगे। इसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर तो मैं कंपनी के टैक्सेस को भी देखना है, कंपनी के इंटरेस्ट रेट के इम्पैक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स को भी देखना है, इन्वेस्टमेंट अप्रीजल्स को भी देखना है, ये सारे काम है तुम्हारे। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू बी रिक्वायर्ड ऑल ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अभी। आप में से अगर किसी का दोस्त या कज़न या कोई रिश्तेदार MBBS कर रहा है या NED से इंजीनियर बन रहा है, तो मुझसे पूछना इकोनॉमिक्स वो लोग भी पढ़ते हैं, झूठ नहीं कह रहा हूँ। NED के फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, पता है आपको। MBBS के अंदर डॉक्टरों को इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की मेंटल थ्रिफ्ट बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो यहाँ पढ़ोगे ना आप कुछ चीज़ें, अगर तुमने उसके कॉन्सेप्ट्स याद रखे, देखो इकोनॉमिक्स भूल जाना तुम, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, इम्पैक्ट्स,
कि इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा, तुम यकीन करो तुम सीए के फाइनल स्टेज में पढ़ रहे होगे, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें वहाँ हेल्प आउट कर रहे होंगे स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज के कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट अप्रीजल, ये सारे काम आएंगे आपके आगे। ठीक, तो यहाँ आपने बिजनेस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसलिए कि ना अब ना अपने आप को ना स्पंज समझते हो, स्पंज, स्पंज देखा है? स्पंज का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। आप थोड़ा सा मिल्क गिराएं, थोड़ा सा पानी गिराएं, थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक गिराएं एक ही जगह पे, ठीक है, और थोड़ा सा जूस गिरा दें और स्पंज रखें, क्या होगा? किसको? हाँ, ऐसे बन जाओ। बनना स्पंज, ऑडिटर, अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, लेकिन नॉलेज सबकी, क्योंकि तुम्हें बढ़ना है आगे। जब तुम चेयर कर रहे होगे ना बोर्ड मीटिंग्स को, बैठे हुए होगे एज अ फाइनेंस डायरेक्टर, तो तुम्हारे सामने सारे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। जब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की, तो तुम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगे ना, फिर वो भी बोलेंगे अबे कद्दू फाइनेंस का हेड है हमारा, साला इसको कद्दू कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल दे इसके आगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग एवेल्युएट करके चले गए यहाँ से, हर सब्जेक्ट की मालूमात होगी, आप बोलोगे बॉस एक मिनट रुक जाओ, ये जो तुमने बोला ये तो समझ में नहीं आ रही, ये ऐसे तो नहीं होता, वो खुद ही सीधे हो जाएंगे कि नहीं यार इसके पास तो नॉलेज है। तो अपने आप को ऐसा बना के चलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। घर वाले जो हैं वो भी साथ है मेरे, समझ में आ रही है सारी बात? चलूं आगे। सर व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, हम माइक्रो का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं फिर भी इसको पूरे इंगेज्ड बिहेवियर से पढ़ाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। और इकोनॉमिक्स को जो एक कॉन्सेप्ट ना, एक मिथ है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं वादा करता हूं मैं आपको इससे बाहर निकाल दूंगा। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स वुड बी द मदर ऑफ ऑल मॉनेटरी साइंसेस। इकोनॉमिक्स क्या है? इट वुड बी द मदर ऑफ ऑल मॉनेटरी साइंसेस। ये जो तुम अकाउंटेंट बनने जा रहे हो ना, तुम अकाउंटेंट करता क्या है? अकाउंटिंग क्या पढ़ा अभी? अकाउंट्स में क्या पढ़ा? कुछ बताएंगे मुझे थोड़ा सा? मुझे नहीं आती अकाउंटिंग, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, पढ़ी तो है हमने भी। तो क्या है अकाउंटिंग, कोई बताएगा मुझे? बुक कीपिंग? हाँ, क्या बोला? किसने बोला? बिजनेस क्या बोला? बिजनेस के पैसों को गिनना, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ऐसे ही ये सब पढ़ा ना, ये सारी बातें मिक्स मिला के तुम लोग कह रहे हो। सो इसका मतलब ये है जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक अकाउंट्स, इसका मतलब बिजनेस डिपेंडेंट है किस पर? ये सॉरी, अकाउंटिंग डिपेंडेंट है किस पर? जिस दिन बिजनेस शुरू होगा उस दिन अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। जब जब बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करेगा, है ना, बाय और सेल करेगा, आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, या तो कैश पर या क्रेडिट पर, जब कोई ट्रांजैक्शन, जब कोई एक्सचेंज एक्टिविटी बिजनेस करेगा, अकाउंटिंग हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और रिप्रेजेंट करेगी ताकि एट द एंड बिजनेस के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करके दे दे। ऐसा ही है, यही सर ने भी पढ़ाया होगा, हमारे भी टीचर ने इसी तरह की कुछ बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग डिपेंडेंट है बिजनेस पर। व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स एंड परफॉर्म ट्रांजैक्शंस, accounting is bound to be carry, record and represents all business transactions in a significant manner in term of money, truly and fairly, with a view to determine the results of business operation. और business के operations के results क्या है? दुनिया में जितने businesses हैं किस लिए किए जाते हैं? To earn profit. कोई ऑटोमोबाइल बेच रहा, कोई मेडिसिन बेच रहा, कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेच रहा, कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी बेच रहा, कोई ऑटोमोबाइल बेच रहा, कोई टायर बेच रहा, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई स्प्लिट यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिकल आइटम बेच रहा है। क्यों बेच रहा है बॉस? बताओ। ये एसी, इनको एसी बनाने का शौक है कैनवुड वालों को? तो नहीं यार, इनको प्रॉफिट कमाना है थ्रू सेलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। क्या समझते? डेल, एचपी, लेनोवो को लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने का शौक है? नहीं सर, कंप्यूटर बनाकर प्रॉफिट कमाना है सर। तो ये तो बिजनेस है, दुनिया के सारे बिजनेस। इकोनॉमिक्स क्या है और बिजनेस का रिलेशन क्या है इकोनॉमिक्स के साथ? देखो, मैं जब इकोनॉमिक्स की बात करूं ना, तो हर वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म है। हर वो एक्टिविटी, हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज, जैसे मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं?
एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। जो मेरे पास है वो मैं इस इंस्टीट्यूट को दे रहा हूं, एट द एंड इंस्टीट्यूट मुझे कुछ देगा। इस वक्त ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। किसी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहा, किसी से इंटरनेट का डेटा, किसी से फर्नीचर, किसी से इक्विपमेंट, किसी से मशीनरी। क्या है ये? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। सो हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किसी के अब्बा ऑफिस जाते, जॉब करते, किसी के अब्बा बिजनेस करते, क्या कर रहे हैं वो? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। जो हमारे पास है हम सोसाइटी को दे रहे हैं और उसके बदले में क्या ले रहे हैं? वैल्यू, जो हमें सेटिस्फाई कर दे। सो इकोनॉमिक्स क्या है? हर वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है। आपके गली के कोने पे एक फ्रेंच फ्राइज वाले का केबिन होगा, है? बोलो यार। कोई छोटा मोटा जर्नल स्टोर होगा, है? कोई छोटा सा मेडिकल स्टोर होगा, है? यस सर। कोई छोटी सी वर्कशॉप होगी, यस सर। कभी आपने अपनी गली में किसी क्रेडर वाले को, रेडी वाले को देखा, सब्जी फ्रूट वेजिटेबल बेचते हुए? यस सर। आपके गली के कोने पे एक हेयर ड्रेसर होगा, है सर। आपके गली के कोने पे एक हार्डवेयर की शॉप होगी, बिल्कुल है सर। सब है ना यार? ये नहीं है? बिल्कुल है सर। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आइदर दे प्रोवाइड गुड्स और दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे कैन एक्सचेंज वैल्यू। ठीक हो गया? ऐसे ही है ना? यही एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जब ऑर्गेनाइज हो जाए ना तो बनती है बिजनेस। गली पे जो कोने पे फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। ओपीटीपी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है ना। बेच तो वही रहा है, आलू के चिप्स। ये है बिजनेस। सो हर बिजनेस पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिर जब वो ऑर्गेनाइज हो जाए तो क्या बना? बिजनेस, विच डन फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अभी देखो, मैं ये शलवार कमीज पहना हूं ना, ठीक है? मैं एक कपड़ा लूं, कोई नजर आ रहा है घर वालों को? मैं ये शलवार कमीज का कपड़ा लूं बहुत अच्छी जगह से, इजिप्शियन कॉटन, बेहतरीन कपड़ा, कपड़ा लेके स्टिच करवाऊं, ठीक? उस पर एम्ब्रॉयडरी करवाऊं और तारिक रोड पे, तुमने नहीं देखा ये स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं रोड साइड पे? मैंने कपड़ा लिया 6,500 रुपये मीटर के हिसाब से कपड़ा लिया, या 6,500 रुपये का पूरा कपड़ा लिया, बेहतरीन कॉटन, उस पर अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी करवाई, किसी डिज़ाइनर टेलर से उसको सिलवा के बिल्कुल बेहतरीन उसको पैक वैक करके और एक डिस्प्ले पे लगा दिया रोड पे। जैसे रोड पे दुकानें होती हैं, रोड के ऊपर अपना काउंटर लगाया और सलवार कमीज को हैंग कर दिया। आप आए, एक तो हम लोग कपड़ा चेक करते हैं, वो हाथ डाल के यूँ पता नहीं क्या, लेकिन बहरहाल कपड़े के अंदर डाल के हम कुछ यूँ करता ना, यूँ जन निकालता, तो वो हाथ डाल के यूँ चेक किया, वही अच्छा लग रहा है, कितने का है? मैंने कहा जी सर ये 12,000 रुपये का है। दिमाग ठीक है मौलवी, साले फ्रॉड, रोड के ऊपर खड़ा होकर ड्रामा कर रहा है, 12,000 रुपये का। दिमाग ठीक है? शक्ल देख अपनी 12,000 रुपये वाली, चल भाग इधर से। अबे मैं बोलूँगा भाई ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा इससे सिलवाया, आप बोलोगे वो भाई लंबी नहीं कर जा, अब आगे बढ़ जाएंगे। मैं यही शलवार कमीज उठा के लटका दूं HSY, दीपक परवानी, नोमान अंसारी, है ना, जे डॉट, अमीर अदनान। अब आप क्या करेंगे? ऐसे हाथ डालेंगे अंदर, यू चेक करेंगे, सच अ नाइस फैब्रिक। अब कितने का है? सर ये 50% ऑफ पे 15,000 का है, वैसे तो 30,000 का था। ओ दे दो। साले हमसे नहीं ले रहे थे, वहां से और महंगा ले लिया और ये तसल्ली करके कि 50% है, नहीं तो 30,000 का भी था ये। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड बिजनेस। अभी देख भाई, ये देख, मैंने एक शर्ट बनाई, ठीक है? मैंने कहा जी ये शर्ट है, इसकी वैल्यू 10,000 रुपये। डिजाइनर है, समझ में नहीं आई, ठीक है भाई? मैं कहूँ ये 10,000 की, आप बोलेंगे सर क्या है इसमें 10,000 जैसा? अब बोल सर, पैसे शर्ट के नहीं है, इस निशान के हैं जो शर्ट पे लगा हुआ है। दैट व्हाट इज कॉल्ड नाइकी। ये है बिजनेस। ये निशान हटा दूं, शर्ट की वैल्यू फिर क्या हो गई? बोलो ना यार, 0।
अब नहीं लेगा कोई इसे 5,000 का, वरना आप देखें इंशाल्लाह जब क्वालिफाई होंगे भरा मालक हो जाएंगे आपके। हाँ, टी शर्ट लेंगे वाइट कलर की नाइकी के आउटलेट से जाके, गेयर स्टोर है ना यहाँ तारिक रोड पे, इधर उधर डिफेंस में, क्लिफ्टन में, वाइट कलर का टी शर्ट, उसका ट्राउजर, जॉगर्स, और वॉक करेंगे संडेज को, हेल्थ कॉन्शियस यार, मतलब ये जो है ना वो उस वक्त तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा, बिकॉज यू अर्न अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एट दैट व्हेन टाइम कम्स। सो ये बिजनेस है बॉस, लेकिन बिजनेस शुरू कहाँ से हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी से हुआ। आज जो ये ARTT एक ब्रांड बन गया है, पहले दिन से नहीं था भाई, पहले दिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ही थी। बिल गेट्स का जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था भाई, आज दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है जिसका टर्नओवर सबसे ज्यादा, और उसका ओनर दुनिया का रिचेस्ट इंडिविजुअल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर्मलाइज हो तो बिजनेस आगे बढ़े तो अकाउंट्स, रिकॉर्ड में मेंटेनेंस, तो तीनों सब्जेक्ट में एक इंटीग्रेटेड लिंक है ना। तो सर हम आगे बढ़े, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। जब मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ूं तो इकोनॉमिक्स क्या है भाई, मिट जाए यार, इकोनॉमिक्स क्या है? सुनिएगा मेरी बात। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, MCQ में आया भाई ये, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सर इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की ब्रांच है। व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट? सोशल स्टडीज पढ़ा है बचपन में? कद्दू भी याद नहीं होगा, क्या पढ़ा था उसमें? कौन बोला यस सर? कौन बोला था यस सर? लड़कियों में से आवाज आई, तुमने बोलो क्या पढ़ा था? वो तो ज्योग्राफी में पढ़ते बहन, सोशल स्टडीज में तो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लॉज है ना। हाँ हाँ आखिर में होता था ना। और क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बता? हाँ है ना, मुल्क के प्रोविंसेस, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, ये सब पढ़ा था ना। सो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी। सोशल साइंस डील्स, ये मत लिखना, सिर्फ ऊपर वाला बुलेट लिखना, जो मैं बोलूँ वो लिखना, जो मैं ना बोलूँ वो मत लिखना। लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं सब बताऊंगा। लिखना वो जो तुम्हारे काम की चीज़ है मैं बता दूंगा। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, पेपर में आया हुआ है, लिखोगे। फिर कहता है व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी। क्या बोला उसने? सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी। सोशल साइंस किससे डील करेगी? डील्स विद द सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट विद इन अ सोसाइटी। अबे घर वालों कुछ मैसेज कर दो, बता दो जिंदा हो गए या मर गए, और ये लेट के नहीं पढ़, टांगे उठा के उठ जाएंगी, बैठ के पढ़, उठ के बैठ जाओ, लेटे हुए सोफे पे निकम्मो। अबे जवाब तो दे दो, कुछ तो टाइप कर दो, हाय हेलो। अबे ले साले, हाँ बेटा कुछ मैसेज करो, हाँ बोलो, नहीं बोलो, कोई इमोजी बना के भेज दो, पता तो चले तुम लोग क्लास में हो। माहम ने भेजा उजैर, हाँ शाबाश, जुहेब वसीम, शाबाश। शर्मा क्यों रहे साले? रिश्ता रिश्ता भेज रहे क्या तेरे घर? चलो, तो सर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट विद इन अ सोसाइटी। सोशल साइंस क्या है? ये सोसाइटी से डील करेगी, और सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक एजेंट हैं। अब ये सर इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं अभी बात करते हैं, ये उनके आपस के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन who live in a definable community and agree to share resources. सोसाइटी क्या है सर? एक डिफाइनेबल कम्युनिटी है, जैसे आप रहते हैं गुलशन इकबाल, फेडरल एरिया, गार्डन, ईस्ट, लांडी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, रहते हो ना यार। तो डिफेंस एक डिफाइन लोकेलिटी है ना, एक कंपोज है ना कि भाई ये डिफेंस है। डिफेंस में ये रेजिडेंशियल एरिया, ये कमर्शियल एरिया, ये इम्यूनिटीज की जगह जहां पे पार्क होगा, हॉस्पिटल होगा, मस्जिद होगी, इमाम बारगाह होगा, इस तरीके से। क्या है? ये है सोसाइटी, ठीक है।
सोसाइटी कहाँ बनेगी? जहां रहने वाले लोगों का कॉमन, तुमने देखा नहीं कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट? जैसे भाई मिसाल के तौर पे हमारे सदर में हमारी जो हिंदू कम्युनिटी वो एक साथ रहती है सारी, देखा तुमने? भाई मेमन कम्युनिटी एक साथ रहती है, हमारी पंजाबी सौदगरान कम्युनिटी ये एक साथ। तो ये क्यों है सोसाइटी का कॉन्सेप्ट? ताकि हम ऐसे लोगों में रहें जिनसे हमारा कॉमन इंटरेस्ट सेम है, मिलता है, एक जैसा है, ताकि हम यूनानिमस रहें, हमें कंफर्ट जोन मिले। आप यहाँ रहते फ्लैट में 120 गज, 200 गज, 300, 400, 500 गज, मैं आपको 5000 गज का एक बंगला दे दूं बहुत आगे हाईवे पे जाके बिल्कुल खाली, यानी कि शहर से 40 किलोमीटर दूर, फिर उससे भी मेन रोड से और अंदर 40 किलोमीटर जाके बिल्कुल भयावाह में एक 5000 गज का बड़ा सा मेंशन बना के दे दूं। उसमें जुकोजी भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, बगी कार्ट चलाने की जगह भी हो, हॉर्स राइडिंग की भी जगह हो, दुनिया की हर फैसिलिटी हो। सही है? आपकी फैमिली को ले जाके वहां रख दूं, आप परेशान हो जाओगे एक दिन के अंदर। मगरिब हुई, सन्नाटा हुआ, साले 40-40 किलोमीटर दूर तक आपको कोई नजर ही नहीं आएगा, खूब अंधेरा होगा, खाली आपके घर में रोशनी होगी। लेकिन सर फैसिलिटीज तो सारी है। अम्मी ने बोला जाओ जाके रोटी ले आओ, आज निहारी बनाइए या पाए बनाए, और आप रोटी लेने 40 किलोमीटर पहले आए रोड पे, फिर 40 किलोमीटर चल के आए कराची रोटी लेने के लिए। कद्दू हो जाएगा भाई। सुबह का नाश्ता, रात के खाना सुबह के नाश्ते में खा रहे होगे तुम लोग। कोई बीमार हो गया तो क्या होगा? हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं। बच्चों को स्कूल जाना है, कब निकलेंगे बताओ, खुद बताओ। नहीं सर नहीं, रिश्तेदारी नहीं आ रहे। अबे कहाँ रहते हो तुम लोग? फंस गए वहां जाके। हालांकि घर इतना बड़ा है, हम रहते कहाँ हैं? जहां हमें सब कुछ मिले। टोकरी डाली, दही डाल दो, सब्जी वाला, फ्रूट वाला सब है ना। रोटी ले आओ, जा बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी नमाज पढ़ने। बेटा वापसी पे दही लेते आना 100 रुपए का। कहाँ जा रहे हो? दोस्तों में। रात में जल्दी आ जाना, अब्बा ने फला चीज मंगाई है ले आना। हम बॉदर नहीं होते यार, सब गली के कोने पे दुकान है, हर चीज ऐसे ही, ऐसे है ना। और हम वहां रह रहे हैं, उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनका हमारा और उनका कॉमन इंटरेस्ट। अब यहाँ शाम में घर पहुंचे, यहां से वापसी पे घर पहुंचे, रात में इलाके में लाइट गई हुई थी। हाउ यू फील? अबे कैसा महसूस करोगे बोलो ना? बुरा लगेगा सर कि यार अभी पढ़ के आया हूं और बेल बजाई घर की, अम्मा आ गई ऊपर से। होश है तुम लोगों को? फोन कर लिया करो ना, तुम्हारे अब्बा ना तुम्हें कोई होश है। बोला क्या हो गया? अम्मी चाबी तो दे दें, आप गुस्सा कर। 6 बजे से लाइट नहीं है शाम, अभी रात के 9 बज रहे, कहाँ मरे हुए थे तुम? आओ कंप्लेन करो। अभी अम्मी सबकी गई हुई, गुस्सा क्यों कर रही है? आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। गालियां सुन के ऊपर चढ़ पड़े आप। अगले दिन गए, इलाके की लाइट थी, अब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर, शुक्र है यार आज लाइट है। गली में घुसे, पूरे मोहल्ले की लाइट थी, आपके घर की लाइट नहीं थी। अब बोलो, बोलो कैसा लगेगा? कल जितना बुरा लगेगा, कल से ज्यादा बुरा लगेगा। अब आवाज दी, अली, अम्मी आई, अब होश आया है। अभी देख सबकी लाइट आ रही है, हमारी तो सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे से गई हुई है। 6 बज गए शाम के, लाइट नहीं है। तुम्हारे अब्बा को भी होश नहीं, तुम्हें भी होश नहीं। मेरे मोबाइल पे भी बैलेंस नहीं डलवाया तुम लोगों ने, कम वक्तों जो मैं तुम लोगों को फोन कर दूं। पूछो सबकी आ रही है, हमारी क्यों नहीं आ रही? अब आप बैल बजा रहे, यार क्या हुआ, लाइट आ रही है यार, हमारी तो नहीं आ रही। अब आप परेशान, अचानक से सबकी चली गई। अब बोलो, अब बोलो, खुशी होगी या गम? आहा आहा, डैश हो डैश। अब अच्छा लगेगा कि अल्लाह का शुक्र सबकी गई। अब आएगी साली, पहले हम अकेले क्यों परेशान हो रहे थे? ये है सोसाइटी। अच्छा बोलो, तुम्हारे इलाके में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोले। तुम्हारे इलाके में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन एक अच्छा रेस्टोरेंट, जैसे आप कराची में समझते हैं कि ये अच्छा है। कौन सा है भाई अच्छा? क्या? एक तो नाम ले दो, बहुत सारों का, कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट का नाम ले दो। अबे एक तो वो इतनी जगह खुल गया, अल्लाह माफ करे, हर गली के कोने पे खोल दिया उन लोगों ने। कहीं बेकरी खोल दी, कहीं साला बहरहाल कबाब जीज। चलो कबाब जीज अकेला खुल जाए, बताओ उसकी सेल्स कैसे होगी? अच्छी होगी। अच्छा कबाब जीज के बराबर में एक और अच्छा रेस्टोरेंट खुल जाए, अब क्या होगा? सेल बढ़ जाएगी। अच्छा एक और रेस्टोरेंट खुल जाए उनके बराबर में, अब क्या होगा? अच्छा सर ऐसे करके आगे पीछे बराबर बराबर में खुलते जाएं, खुलते जाएं, खुलते जाएं, अब क्या होगा? सर अब तो किसी की सेल नहीं होगी। लेकिन नोटिस क्या करें, सारे खाने की दुकानें एक जगह होती हैं। आप देख लो फूड स्ट्रीट हर इलाके में, तारिक रोड पे, बहादुराबाद पे,
सिंधी मुस्लिम, पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। उधर चले जाओ खड्डा मार्केट डिफेंस में, इधर आ जाओ नॉर्थ नाजमाबाद में, उधर चले जाओ हुसैनाबाद में, उधर सदर में चले जाओ बंस रोड में। क्या बात है, किसकी किसकी निकली आया है। आप देखें सारे खाने के रेस्टोरेंट एक जगह, क्यों मेरे भाई? क्योंकि उनका कॉमन इंटरेस्ट और सेल वही होगी। क्यों? क्योंकि वो मार्केट बन गई है खानों की। खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाओ, सारे शोरूम लाइन से बने हुए आमने सामने, तो फिर तो गाड़ी तो किसी की भी नहीं बिकेगी कद्दू, लेकिन वही बिकेगी गाड़ी, क्योंकि जो बायर है वो वही आएगा कि उसको हर तरह का ऑप्शन मिलेगा। सारे रेस्टोरेंट एक जगह, सारे कपड़े की दुकानें एक जगह। तारिक रोड पे भी देखो तुमने कैसे यूनाइन, सारे जूते वाले एक तरफ है, देख ज्वेलरी वाले एक तरफ है बीच में, उधर कपड़े वाले सारे ऊपर की तरफ डॉलमेन, और उधर सारे कपड़ों की दुकानें। यह है क्या? यह है सोसाइटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन who live in a definable community and agree to share resources, इसे कहते हैं सोसाइटी। अब आई बात इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट की डेफिनेशन लिखोगे क्योंकि पेपर में आया हुआ है। सोशल साइंसेज दो हेड्स में बटी, अ क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु लिव इन अ डिफाइनेबल एरिया एंड अग्री टू शेयर रिसोर्सेज। इसको ना लिखना, मगर ये जरूर लिख लेना इकोनॉमिक एजेंट कौन है। इकोनॉमिक एजेंट कौन है? सर ये वो वाला एजेंट नहीं है मिशन इम्पॉसिबल वाला, या वो जेम्स बॉन्ड 007 वाला। ये इकोनॉमिक एजेंट है। कौन है? एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर। सुन रहे हो? एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक एजेंट कौन है? जो एक्टर भी है और डिसीजन मेकर भी है। जैसे भाई आया चेक करने के लिए, अभी ये कौन है? डिसीजन मेकर। अभी ये सबकी चेक कर, मतलब इनके सब इंस्टीट्यूट में जाकर टीचरों को चेक करेगा। आता है इसको कद्दू कुछ नहीं है, लेकिन लाड़काना से आया है क्या करने? टीचर चेक करने। टीचर चेक करने आया ना। इदारे की पॉलिसी है, वैसे मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन भारत आया है तो हमारा मेहमान है। आई लव यू। हाँ मतलब 20 साल से पढ़ा रहे, हमें कोई चेक करना है, कोई लौंडिया थोड़ी ना यार, कोई रिश्ता लेकर हमारा। चलो कर लो चेक, मैं आपके और किस काम आ सकता हूं? तो आप बताइए। आगे आ जाओ भाई। जोहेब वसीम भाई, जैनब सलीम बेटा, जूबिया बेटा, समझ आ रही है बात? तो सर इकोनॉमिक एजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। देखो जब व्हेन यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर डूइंग योर चार्टर अकाउंटेंसी, आप कौन थे? डिसीजन मेकर। आप आए इंस्टीट्यूट, देखा, टीचर्स का पूछा, एडमिशन फीस दी, आप कौन है? डिसीजन मेकर। अब एडमिशन हो गया, कौन बन गए? एक्टर। हम सारे लॉन्डो ने प्लान बनाया, सर सुबह का नाश्ता करने चलेंगे। वी आर नाउ सपोज टू बी एक्ट आवर सेल्फ एज द डिसीजन मेकर। कहाँ चलेंगे? सर बहादुराबाद चलते हैं। क्या खाओगे? सर हलवा पूरी। एक ने हाथ उठाया, सर मैं तो वो पराठा खाऊंगा सर, आलमगीर वाला, लच्छे वाला। मतलब ठीक है यार वहीं चलते हैं, सामने हलवा पूरी मिलती है, पराठा मंगवा लियो भाई। तो हम डिसीजन मेकर हैं। व्हेन वी आर नाउ प्लेसिंग एन ऑर्डर, हम डिसीजन मेकर हैं। जैसे ही ऑर्डर आ गया, अब हम डिसीजन मेकर नहीं, अब हम कौन है? एक्टर। हम सारे ही जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कौन होती हैं? एक्टर। कैसी कहानियां सुनाते हैं, बेनज़ीर है ना। बेनज़ीर मोहतरमा भुट्टो शहीद जो थी, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनका जो ख़ानदान पूरा है, या नवाज शरीफ का है, अरे भाई पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। इमरान खान बोलता था बाहर से लोग आएंगे, हमें भागने का मौका नहीं मिल रहा इस मुल्क से। बोलता था बाहर से लोग आएंगे नौकरी करने, हम बोल रहे हमें निकालो भाई यहाँ से किसी तरीके से। तो ये सारे एक्टर होते हैं। बट वंस दे गॉट द चांस टू इलेक्टेड, और जब वो हुकूमत बनाते हैं तब क्या बन जाते हैं? डिसीजन मेकर। सो हम सारे के सारे कौन है? एक्टर भी हैं और डिसीजन मेकर हैं। दैट्स व्हाट वी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट। डेफिनेशन लिख लेना। जब मैं इकोनॉमिक एजेंट की बात करूं तो ये 4 इकोनॉमिक एजेंट हैं। कौन कौन? नंबर 1 हाउस होल्ड, फैमिली, घराना,
क्या है ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिस्ट करोगे। इकोनॉमिक एजेंट के नीचे क्या करोगे, लिस्ट करोगे बेटा, सिर्फ लिस्ट करोगे। इकोनॉमिक एजेंट की डेफिनेशन लिखी, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस लिखा। सोशल साइंस दो हिस्सों में बटी, इसको एरो बना के बना लो। सोशल साइंस में दो बुलेट्स, एक सोसाइटी, दूसरा इकोनॉमिक एजेंट। जैसे ये था ना स्लाइड में, जैसे ये गोल कलर सर्कल बना हुआ है कि भाई सोशल साइंस क्या है, या तो सोसाइटी को डील करेगी या इकोनॉमिक एजेंट। डेफिनेशन सिर्फ किसकी लिखोगे मेरे बेटा, इकोनॉमिक एजेंट की। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है, जो काम की बात है वो लिखें, जो जरूरी नहीं उसको छोड़ दें। चलूं आगे। अब आगे हाउस होल्ड, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चारों इकोनॉमिक एजेंट को लिस्ट करेंगे। सर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, समझ रहे हो? आइए अब सुनिए, हाउस होल्ड कौन है? सर यहां कोई भाई बहन या भाई भाई तो नहीं बैठा हुआ? क्लास में कोई है, कोई आपस में भाई बहन हो या भाई भाई हो क्लास में, या दो बहनें हो? नहीं है ना? तो हम सारे के सारे जितने इस क्लास में मौजूद हैं या अपने घर में मौजूद हैं, हम सारे इंडिविजुअली एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही है? तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो, पीछे क्या नाम है तुम्हारा? ये वाइट टी शर्ट में, हाँ हाँ नाम। तुम पीछे क्यों ढूंढ रहे हो अपना भाई? ये बराबर वाला भाई है तुम्हारा? बनाओगे? कुछ काम अम्मी अब्बू के लिए छोड़ दो। चलो, तो सर हाउस होल्ड कौन है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सुन रहे हो मेरी बात? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड लेबर एंड रिसोर्सेज फॉर फर्म। देखो क्या करते हो घर में आप, अम्मा अब्बा, अल्लाह उनका साया आप पे सलामत रखें, भाई बहन सब मिलकर घर में क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, सर्व करते हैं, इस्तेमाल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेट की सर्विस, के इलेक्ट्रिक की सर्विसेज, एसएसजीसी की सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्वेंट आते हैं घर में, आया, बुआ, मासी जो अम्मा का हाथ बटाती हैं, उनकी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। फिर घर की ग्रोसरी कंज्यूम करते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी। सो एज अ हाउस होल्ड वी आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल consuming goods and services and we also provide resources for firm। मैं घर में रह के चीजें कंज्यूम करता हूं, बाहर निकल के दूसरे इदारों में जाके काम करता हूं और वहां मजीद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता हूं। क्या करते हैं भाई अब्बा? अल्लाह अल्लाह उनकी मगफिरत करें, बोलो भाई, पुलिस में। ठीक, ये यहां आके हमारी सर्विसेज को एक्वायर कर रहा है, इसके अब्बा बाहर अपने घर से निकल के मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्यों हंसे अभी? मैं तो वैसे ही मुस्कुराता रहता हूं, ऐसे ही भाई। वही तो कह रहा हूं भाई, तो ये जो लोग इन पोजीशंस पे बैठ के अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, ये वाकई में काबिल ताज़ीम लोग। वरना जिन लोगों के मामलात अलग है ना, तो वो उनको क्या पढ़ाने की जरूरत है अपने बच्चों को? आप समझें इस बात। तो सर ये यहाँ के हमारी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, इसके अब्बा सर्विसेज दे रहे हैं, और किसी के अब्बा बिजनेस करते हैं, किसी के अब्बा जॉब करते हैं, कोई के इलेक्ट्रिक में है। तो सर हम क्या हैं? हम कंज्यूमर भी हैं और अपने घर से बाहर निकल के डिफरेंट तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, या तो खुद कर रहे हैं, अगर जैसे हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के अब्बा का बिजनेस हो, है किसी के अब्बा का बिजनेस है, तो शर्मा क्यों बोलो ना, हाथ उठाओ ना, किसके अब्बू का बिजनेस है? किसी के अब्बू का हाँ है ना बिजनेस, तो बिजनेस है। सर हम या तो खुद बिजनेस करके कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या किसी बिजनेस में जाके, जैसे मैं यहां आया हूं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं यहां आके आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे कहीं जाकर पढ़ रहे हैं। सर समझ रहे हो मेरी बात? तो हाउस होल्ड क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड लेबर एंड रिसोर्सेज फॉर फर्म। फर्म किसे कहते हैं? एन इंस्टीट्यूशन, इदारा that produce goods and services and creates employment opportunity। जरा नाम लो तो, कंपनी का नाम लो बेटा, किसी बोलो ना, कोई कंपनी का नाम लो, शाबाश। जीएमटी,
बोलो, बेक पार्लर, और बोलो राज, राज बी इंटरप्राइजेस, बोलो नेस्ले, पीएनजी, टोयोटा, होंडा, रैकेट एंड बनकाइजर, यूनिलीवर, है ना, नोवाइटस, एबर्ट, वॉट। सर ये सारे क्या हैं? ये फर्म्स हैं, दोज हु आर नाउ सपोज टू बी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बिजनेसेस जो हैं या फर्म्स जो हैं वो या तो प्रोड्यूस करेंगी गुड्स, है ना, या प्रोड्यूस करेंगी क्या? फॉर सेक ऑफ अर्निंग। हाँ, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न। सही है। अच्छा, बिजनेसेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दो हिस्सों में बढ़ते हैं, सुनिएगा मेरी बात। या तो वो होंगे प्रॉफिट मोटिव, या वो होंगे क्या? सर्विस मोटिव। क्या मतलब सर प्रॉफिट मोटिव का? अब मिसाल के तौर पे मैं नाम लूं टोयोटा, मैं नाम लूं यूनिलीवर, जो ये लक्स है ना, फेयर एंड लवली, सर्फ एक्सेल, डालडा, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं? यूनिलीवर। मैं नाम लूं आपके सामने जीएसके, पैनाडॉल, ऑगमेंटन, फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैं नाम लूं आपके सामने से स्ट्रॉम फाइबर, मैं नाम लूं आपके सामने से कैनवुड, मैं नाम लूं आपके सामने लेलेवो। अब ये सारी वो कंपनीज हैं जो या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन अब मैं कुछ नाम लूं आपके सामने, स्टेट बेस्ड एंटरप्राइजेस, जैसे सिंध पुलिस, जैसे केएमसी, जैसे केडीए, जैसे एसआईयूटी, जैसे सिविल हॉस्पिटल, जैसे गवर्नमेंट का वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे क्या नाम है उसका, जिना हॉस्पिटल। अब ये भी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आ गई, इसमें एनजीओज आ गए, इसमें ट्रस्ट नहीं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट। अब ये भी तो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, बट इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सैलानी इंटरनेशनल ट्रस्ट सर्विसेज दे रहा है, इदारे को सोशल बेनिफिट दे रहा है, लेकिन मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ इंडस हॉस्पिटल चैरिटेबल, कितने लोगों का इलाज कर रहा है मुफ्त में, एसआईयूटी, जिना हॉस्पिटल। इसी तरह आप साउथ सिटी, अब ये प्राइवेट है, ये इलाज कर रहा है लेकिन प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बिजनेसेस या तो प्रॉफिट मोटिव होंगे या सर्विस मोटिव होंगे, और या गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या सर्विसेज। आगे चलिए, अगला इंस्टीट्यूट आ गया, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है मेरे बच्चों? एन इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स ओवर सोसाइटी, एन इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स ओवर सोसाइटी थ्रू लॉज, थ्रू एक्सरसाइजेज एंड थ्रू कस्टम एंड डिफाइंड डूज एंड डोंट्स। क्या करना है, कैसे करना है, सीए कब होगा, किसका प्री रिक्विजिट्स क्या है, किसके पेपर एग्जेम्प्ट होंगे, किसको सारे पेपर देने, किस उम्र में होगा। जैसे एसीसी की एज नहीं है, सीए की एज और प्री रिक्विजिट्स है कि या तो ए लेवल्स या इंटरमीडिएट। ए लेवल्स में ये ग्रेड आया, ये ग्रेड आया तो आपका इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग एग्जाम। इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया, ये ग्रेड आया तो अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स एग्जाम। अदरवाइज इंजीनियरिंग से आओ, मेडिकल से आओ, कोई पेपर एग्जाम नहीं है, सब पढ़ने। ऐसे ही है ना। तो ये कौन डिफाइन कर रहा है बॉस? गवर्नमेंट। हाँ, आई कैप मतलब गवर्नमेंट आई कैप को बता रही है, आई कैप आपको बता रहा है। रोड्स कैसे बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, ट्रैफिक सिग्नल कहां लगेगा, सोसाइटी के क्या डूज, घर कैसे बनेंगे, कमर्शियल यूनिट्स कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स ओवर सोसाइटी थ्रू लॉज, कस्टम्स एंड एक्सरसाइजेज एंड डिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ये सब कौन बताती है मुझे और आपको? स्टेट बताती है, गवर्नमेंट बताती है। ऐसे ही है ना। उसके बाद नीचे आ गया फॉरेन सेक्टर। ये क्या है? ये भी कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और फर्म्स हैं, दोज हु कैन बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज। देखो, ये कंप्यूटर हमारे मुल्क में नहीं बना है ना,
ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हमारे मुल्क में नहीं बना, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है कैसे? इंपोर्ट किया सर, ये फॉरेन सेक्टर, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो या ये तो इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। ये चारों मिलेंगे ना तो इकॉनमी बनेगी। वैसे तो हमारा मुल्क है, अब इस मुल्क के अंदर 4 एजेंट हैं इकोनॉमिक, इन्हीं 4 एजेंट का जो आपस का, जैसे ये मुल्क है ना यार, मुल्क क्या है, इसमें ये सिंध है, ठीक है, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है और वो KPK है। अब इसके अंदर क्या है, प्रोविंसेस हैं, ये कराची है, ये दादू बदीन ठट्टा है ना, सजावल, ये ऐसे सिंध। अब कराची कैसे बना? डिफरेंट टाउन्स हैं इसके अंदर, है ना, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, हर इलाके में वो है, यूनियन काउंसिल है, 1 2 3 4 ये सब मिलके मुल्क बना। अब इस मुल्क के अंदर चारों इकोनॉमिक एजेंट जो है ना, इनका जो आपस का इकोनॉमिक रिलेशन है, एक्सचेंज है, हम गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, हम फर्म्स को क्या दे रहे हैं, फर्म्स हमें क्या दे रही है, इसे कहते हैं इकोनॉमी। एक है कंट्री, लेकिन कंट्री में जब एक्सचेंज हो ना, इकोनॉमिक एजेंट आपस में एक्सचेंज करें, क्या एक्सचेंज करें सर? वैल्यू, तो वो फिर इकोनॉमी बन जाती है। और अगर ये एक्सचेंज स्ट्रांग है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना, जैसे दुनिया के दूसरे मुल्क हैं। लेकिन अगर ये रिलेशन वीक है, कमजोर है ना, इसमें ग्रे एरियाज हैं, अनरजिस्टर्ड है, जैसे आप कहते हैं कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी है या इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जैसे हमारा मुल्क है, तो मसाइल ज़्यादा है। अब आइए मैं और आप आगे बढ़ें, इसको लेकर चलें आगे। इन चारों का नाम लिख लिया होगा आपने, ऐसे ही है? आगे बढ़ते हैं सर। ये चारों क्या हैं? इकोनॉमिक एजेंट हैं। अब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, UK हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, USA हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर मुल्क में यही 4 इकोनॉमिक एजेंट हैं जो उस मुल्क की इकोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। और इन्हीं के आपस का जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, जो ये आपस में डिफरेंट तरह के एम्पेरिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, इसी को हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंट लॉज और थ्योरीज में पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये सब बनाएंगे, ये सब ने बनाना है, ठीक है। इसे कहते हैं मेरे बच्चों, यहां लिख दूं, दैट इज 2 सेक्टर क्या बोला मैंने? 2 सेक्टर डायग्राम। कि अगर 2 इकोनॉमिक एजेंट ले लें, कौन से 2 सर? पहला हाउस होल्ड है ना, दूसरा कौन? फर्म्स। इन 2 इकोनॉमिक एजेंट का आपस का इकोनॉमिक एंगेजमेंट, आपस का इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये बनाएगा 2 सेक्टर मॉडल। इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कि भाई अगर पूरे मुल्क में सिर्फ यही 2 इकोनॉमिक एजेंट हैं, एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तो ये इकोनॉमी दिखेगी कैसे? ये मॉडल रिप्रेजेंट कैसे होगा? समझ रहे हो? ये मैं क्या बना रहा हूं? 2 इकोनॉमिक एजेंट का आपस का इकोनॉमिक रिलेशनशिप। वैसे तो 4 हैं, लेकिन मैं एकदम से चारों नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक। हम पहले कितने का पढ़ रहे हैं? 2। कि अगर भाई 2 इकोनॉमिक एजेंट हो, ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन सेक्टर है, एक हाउस होल्ड दूसरा फर्म, तो ये इकोनॉमी दिखेगी कैसे? और ये दोनों मिलकर आपस में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सचेंज करेंगे या कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? घर वालों रिप्लाई करो, साथ हो। ठीक है जी। आइए देखिए, हाउस होल्ड क्या है? अभी डेफिनेशन पढ़ी। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स not only consuming goods and services but also provide labor for or labor or resources for firm. Firm क्या है? Group of institutions producing goods and services and creates employment opportunity. ठीक। अच्छा, अब हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर में कोई ना कोई इस बात की जिम्मेदारी ले लेता है कि यार आप तमाम लोग, घर में जो लोग रहते हैं, आप लोगों की इकोनॉमिक नीड्स, ज़रूरियात को मैं पूरा करूंगा। हो सकता है वो आपके अब्बा हो सकता है वो आपकी अम्मा हो सकता है वो आपके घर का बड़ा भाई हो,
आपकी बड़ी बहन हो, या हो सकता है अम्मा अब्बा दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी लें कि भाई हमें अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ा लेती हूँ, आप तो अपने ऑफिस से ले आते हो, मैं दोपहर में आके इनको भी देख लूँगी, जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं मैं वहीं पढ़ा लूँगी, ताकि दोपहर में साथ लेते हुए आ जाऊँ, खाना वाना खिला के आराम कर देंगे, फिर शाम में आप आ जाइए। तो हम दोनों मिलकर अपना घर चलाएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। आप बैंक में जॉब करते हैं, करते रहो, मैं टीचिंग कर लेती हूँ, थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, घर अच्छे से चल जाएगा। तो किसी घर में दोनों कर रहे हैं, किसी घर में सिर्फ अब्बा कर रहे हैं, है ना। घर के एक्सपेंडिचर्स हैं, घर की ग्रॉसरी, घर का यूटिलिटी, आप लोगों की ट्यूशन फी कर रहा है ना कोई तो है जो ये इंतजाम कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो घर से बाहर निकल के इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और अपने लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है अपनी और अपनी फैमिली के लिए। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, अब जरा साथ रहेंगे और देखते रहेंगे, बोर्ड पे नजर रहे सारों की, घर वाले भी फोकस रहेंगे। सर सबसे पहले हाउस होल्ड अपने घर से निकला और कहां चला गया, फर्म, एरो एरो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, एरो देखो, हाउस होल्ड अपने घर से निकला और फर्म में चला गया। या तो खुद अपनी कंपनी खोलेगा अगर अपना बिजनेस कर रहा है, नहीं तो किसी कंपनी में जाकर जॉब करेगा, ऐसे ही है ना। भाई अहमद रजा मीर इस इदारे के ओनर हैं, तो वो घर से निकले और इदारा खोला। आकाश, मैं, हुजैफा, सात भाई, हम अपने घर से निकले, हमने अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोला, इस इंस्टीट्यूट में आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई खुद आकर बिजनेस करेगा, कोई बिजनेस में आके सर्व करेगा, समझ रहे। सो हाउस होल्ड अपने घर से निकला और क्या करा, लेबर एंड रिसोर्सेज फॉर फर्म, इदारे को या तो अपनी लेबर दे दी या अपने रिसोर्सेज इदारे को दिया, और इदारा उस रिसोर्सेज को यूज करके क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड, बोलो हम यहां क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी, एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है। हम यहां बच्चों को बना मतलब पढ़ा रहे हैं, क्या समझते हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे, मुस्तकबिल बना रहे हैं, मतलब मेरा कहने का ये था, समझ रहे हैं। तो भाई हम अपने घरों से निकले, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म, किसी के अब्बा बैंकर, किसी के अब्बा लॉयर, किसी के अब्बा अकाउंटेंट, किसी के अब्बा मैनेजर, किसी के अब्बा भले यार ईमानदारी से काम करें, अपना रक्षा चला रहे, किसी के अब्बा पुलिस में, किसी के अब्बा फौज में। हम इदारे को अपनी सर्विसेज, अपना रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या खुद कोई इदारा खोल रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को परस्यू कर रहे हैं। बताओ इदारा हमारी सर्विसेज और हमारे रिसोर्सेज को लेके क्या करता है, सर इदारा ये करता है, सर नहीं, प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हम इस इदारे में कर रहे हैं। किसके लिए करेगा, ओ बोलो ना, हम जो ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं किसके लिए पढ़ा रहे हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव है हमारा, कर किसके लिए रहे, अदर फैमिलीज के लिए। अबे तुम लोग अलग अलग फैमिलीज से आए हो ना, तो हम डिफरेंट फैमिलीज के बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सर। कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सर्विसेज। आओ भाई दाखला ले लो, सीए कर लो, आइए एडमिट हो जाए, आपका इलाज कर दें, आइए अपना अकाउंट खोलें, आपके फंड को मैनेज कर दें बैंक। आओ यार अपना केस लेकर आओ, आपका लीगल केस परसुएंस में ले जाएं। आइए अपने अकाउंट्स लेकर आइए, उसे ऑडिट कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, हाउस होल्ड और अदर फार्म्स को। तो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देगा फार्म्स को, फार्म प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड, अब इस इदारे में हमने क्या प्रोड्यूस कर दी, सर्विसेज। मंथ के एंड में हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसने जगह दी उसे रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस और सैलरी मिलेंगी, जिसने इलेक्ट्रिसिटी दिया उसे यूटिलिटी के नाम पे पैसे मिलेंगे। ऐसा है या नहीं है, तो सर ये होगा। और जो एंटरप्रेन्योर था जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसको क्या मिलेगा साल के आखिर में या महीने के एंड में, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जरा देखना, अब फर्म हमारी सर्विसेज के बदले हमें क्या देगा, जरा देखो हमें क्या देगा फर्म, फैक्टर पेमेंट्स, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तुम कौन, आओ, कौन हो, बोला मैं लैंडलॉर्ड हूं, जगह मेरी है, मैंने बोला अच्छा ये लो रेंट। आप कौन, बोला सर मैं लेबर हूं, आपके यहाँ के पढ़ाता हूं, आपकी एक्टिविटीज को मैनेज करता हूं, अच्छा ये लो अपनी सैलरीज और अपना वेजेस, और जो बकिया बचा वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट। ये मैं क्या कर रहा हूं, रिवॉर्ड बांट रहा हूं। मंथ के एंड में अब्बा लाते सैलरी,
अबे लाते नहीं लाते? सर मेरे अब्बा तो बिजनेसमैन है, नहीं तो प्रॉफिट लाते होंगे भाई। तो जिस बिजनेस में, जिस फर्म में हम काम करते हैं, मंथ के एंड में हम अपनी सर्विसेज और गुड्स जो हमने प्रोड्यूस की उसका कंपनसेशन क्लेम करते हैं। क्यों? ताकि हम मजीद ये पैसा आगे ले जाकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर दें। हमने यहां गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और घर पैसे ले जाके कोई दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेंगे। सो देखो ये जो फैक्टर पेमेंट हमें मिला, तुम एरो देख रहे हो किस तरह मूव कर रहा है। पहले हाउस होल्ड से निकला एरो कहां आया, फर्म से एरो निकला कहां गया, फिर दोबारा फर्म से निकला और कहां गया। अब जरा देखना, वो जो पैसे फर्म ने हमें दिए थे वो वापस हमने किसको कर दिए? कैसे? थ्रू द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड। मैं कमा ARTT से रहा हूं, बांट किस किस को रहा हूं? फैमिली में बांट रहा हूं? नहीं, मैं कंपनीज में बांट रहा हूं। हैप्पी होम स्कूल में अपने बच्चों की फीस दे दी, के इलेक्ट्रिक को यूटिलिटी का बिल दे दिया, SSGC को गैस का बिल दे दिया, स्ट्रॉन्ग फाइबर वालों को इंटरनेट का बिल। एक जगह से कमाया, कई कंपनीज को बांट के खत्म कर दिया। सो व्हाट वी डिड, पेमेंट फॉर गुड्स एंड दैट व्हाट इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कैसे चीजें प्रोड्यूस हुई, कैसे कंज्यूम हुई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सारा मैकेनिज्म। यह अब इकोनॉमी चल रही है। हर महीने, हर रोज ये साइकिल चलता जा रहा है। इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो, इसे कहते हैं टू सेक्टर डायग्राम। सर टू क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि इसमें कितने इकोनॉमिक एजेंट हैं? दो। कौन कौन से दो? क्या बात, क्या बात है। घर वाले मेरे साथ हैं, बोलो भाई घर वालों मेरे साथ हो। जी और यस के अलावा भी कुछ बोलिए, नई दुल्हनों। ओ भाई जी यस के आगे समझ आ रहा है, ओके की रिपोर्ट है। आ रहा है, गुड। आगे आइए। अच्छा अब मिसाल के तौर पे सुनिएगा, मुझे 100 रुपये मिले, फैक्टर पेमेंट मिली 100 रुपये सारों सबको, जितने भी फैक्टर थे जो काम कर रहे थे उनको 100 रुपये बढ़ गया। तो हम पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी कितने की करेंगे? बताओ, क्या इकोनॉमी की पॉपुलेशन स्टैटिक रहेगी? अच्छा अब यही 100 रुपये घूमे जा रहे हैं सोसाइटी में, तो ये 100 रुपये घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, तो क्या हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे, हमारे मेयार ज़िंदगी पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे कोई फ़र्क आएगा? सर कद्दू भी नहीं आएगा। ये 100 रुपये मिले आ रहे, 100 रुपये मिले आ रहे, भाई ये तो यार ग्रोथ कैसे आएगी? ग्रोथ समझते हो किसे कहते हैं? बच्चा है घर में छोटा, कोई कज़न ब्रदर, छोटा भाई बहन, 2 साल 1 साल, छोटा बच्चा यार, जो गोद में बच्चा छोटा, घर में ख़ानदान में रिश्तेदार भी नहीं कि खाला का बेटा, मामू का बेटा, छोटा बच्चा है, कैसा लगता है भाई? चल प्यारा लगता है, अच्छा लगता है ना? आप भी होंगे किसी टाइम में, है ना? थे ना यार, लोग आपको गोद में लेते होंगे, आपसे खेलते होंगे, आप हंसते होंगे तो वो हंसते होंगे, आप रोते होंगे तो वो परेशान हो जाते होंगे, ऐसे ही है ना? तो वो जो छोटा बच्चा है कितना सोर्स ऑफ एडमराइशन, उससे कितना दिल लगता है आपका। अच्छा गरीब का भी होगा ना बेचारा, आधे कपड़ों में होगा, गंदा होगा, आप उसे, अगर आप थोड़ा सा नफीस हैं, यानी कि आप अपने हाइजीन फैक्टर में तो आप टच नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसको देख के तरस आएगा कि यार इस बेचारे बच्चे के साथ गलत हो रहा है, इसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें अच्छे घरों में पैदा किया भाई, हमारी चॉइस तो नहीं थी ना, वरना तो कभी तो साले अपने घर नहीं होता। तो बिल गेट्स के बोलता भाई मेरे को अन्ना बिल गेट्स, अबे यार छोड़ दो यार, ये अपनी अब्बू नहीं चाहिए यार मुझे, मैं भले मार्क जुकरबर्ग के घर में पैदा कर दो यार, ऊपर से टॉप 10 में कहीं भेज दो, ये मैं नहीं जा रहा यार। तो ये तो हमारी चॉइस ही नहीं थी। हमें जो अम्मा अब्बा मिले ये हमारे लिए सबसे बेहतर थे, अल्लाह की चॉइस थी। इससे बेहतर हमारे पास अल्लाह के पास ऑप्शन, तो अल्लाह ने हमें वहाँ भेज दिया। अब वहाँ जो मिला हमें उससे आगे बेहतर करना ये हमारा काम, जो वो हमें दे सकते अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का एहसान हम सारी ज़िंदगी क्या मरते दम तक नहीं उतार सकते, जो कुर्बानियाँ, जो तकलीफ़ उन्होंने हमारे लिए बर्दाश्त की। तो भाई ये हमारी चॉइस तो नहीं थी ना। तो अब वो जो छोटा बच्चा आपके पास है, कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, उसको देख के मोहब्बत दिल में अल्लाह खुद ब खुद डालते हैं। अब वो छोटा है,
साला छोटा ही है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने वो वैसे ही है। प्यार तो आ रहा, डर भी लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि साला बढ़ क्यों नहीं रहा, ये बढ़ ही नहीं रहा। अब आप भागेंगे डॉक्टर के पास, क्या हुआ भाई, क्यों आए? सर ये बच्चा हमारा, हाँ बड़ा प्यारा है सर, ये 1 साल का है। डॉक्टर बोलेगा है ये 1 साल का है बच्चा, वही वेट करो, इसको वेट करेगा, हाइट नापेगा, बोलेगा अरे तो बेचारे को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो इसकी हाइट नहीं बढ़ी, इसका वेट नहीं बढ़ रहा, 1 साल के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब इसमें ग्रोथ नहीं हो रही। भाई आप इसको ये खिलाएं, ये वाला मिल्क पिलाएं, यूं कराएं, धूप में रखें, यूं करें। नहीं, जिन बच्चों का कद छोटा रह जाता है क्या करते हैं हम, साइकिल दिला दी, साइकिल चला रहे शाम, पार्क में लाकर लटका दिए, लटका है भाई ये क्या हो गया। भाई माँ बाप चाह रहे ग्रोथ हो यार, हाइट बढ़े, वेट बढ़े मुनासिब हद तक। सो ये ग्रोथ है सर, इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए सर, मुल्क की आबादी बढ़ रही है, मुल्क की डोमेस्टिक नीड्स भी बढ़ रही है, कमर्शियल नीड्स भी बढ़ रही। बिजनेसेस को क्या यही चाहिए कि इतना सारा है हमेशा बिजनेस? नहीं सर, एवरी बिजनेस वांटेड टू ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बड़ा हो, बिजनेस एक्सपेंड करे, एक ब्रांच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक शहर से दूसरे शहर से, पूरे दुनिया में फैल जाए हमारा कारोबार। हर बिजनेस यही चाहता है, हर इंडिविजुअल चाहता है मेरी इनकम पहले के मुकाबले में। तो सर अगर यही मिलता रहा, यही मिलता रहा, यही मिलता रहा, फिर तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी नहीं। अब यहां से नया सीन शुरू होता है। देखो ये जो 100 रुपये मुझे और आपको मिले ना, इसमें से होती है लीकेज। क्या होती है? लीकेज। लीकेज का मतलब सर क्या है? जैसे पाइप में से लीकेज हो रही है ना, पानी गिर रहा है, तो जितना आगे पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचे। अब ये एसी चल रहा है, अब इसके पाइप में पीछे से जो गैस से कंप्रेसर से आ रही है, जो ठंडी हवा आ रही है, अगर कंप्रेसर से पाइप जो निकल रहा है उसमें एक सुराख कर दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सारी गैस वहां से निकल जाएगी, टेम्परेचर ये नहीं कर पाएगा मेंटेन। ऐसे ही है ना, फिर ये फायदे की चीज नहीं रहेगी। तो जब मुझे और आपको इनकम मिलती है ना, तो उसमें से होती है लीकेजेस। लीकेजेस का मतलब जो इनकम मुझे और आपको मिली उसमें से हम भरते हैं क्या, हम पैसे कुछ बचा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम सारों ने मिलकर 10 रुपये घर में सेव कर लिए, 5 रुपये का गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और 5 रुपये की बाहर मुल्क से क्या कर ली, इंपोर्ट। टोटल लीकेज कितनी हो गई? 20 रुपये की। तो बताओ सिस्टम में 100 आएंगे या 80 आएंगे? सर इस तरह तो इकोनॉमी का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी, सुकड़ती रहेगी। सो द लीकेजेस मस्ट बी कंपनसेटेड बाय मींस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्शंस। अल्लाह ना करे कभी डिहाइड्रेशन हो जाए, तबीयत खराब हो जाती है ना, एपिसोड आ जाए, आपको पेट गड़बड़ हो जाए या वॉमिट हो जाए, कुछ इस तरह हो, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर क्या करते हैं डॉक्टर, आपको ड्रिप लगाते हैं ताकि आपके बॉडी के न्यूट्रिशंस और आपके सॉल्ट को बैलेंस कर दें, है ना, ग्लूकोज और कुछ दवाइयाँ डाल के आपको, नहीं तो आप डिहाइड्रेट होंगे, मर जाएंगे। तो इकोनॉमी में से भी लीकेज होती रहेगी, होती रहेगी। और तो टैक्स भरना ज़रूरी। बताओ यार, ये कंप्यूटर मंगवाया, फ़ोन मंगवाया, ये मल्टीमीडिया मंगवाया, ये जो हमारे मुल्क में इंपोर्टेड गाड़ियाँ मंगवाई, तो मुल्क में पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो लीकेज हो गई ना यार मुल्क से। ये जो इंटरनेट तुम और मैं फटाफट चला रहे हैं, ये हमारे मुल्क की पैदावार है, ये हम बाय करते हैं, तो ये पैसा बाहर नहीं जा रहा, इससे क्या सर, ये तो लीकेज हो गया। हमारे फैमिलीज, हमारी फर्म्स को मिले कितने थे, 100 रुपये, उसमें से 20 रुपये लीकेज हो गया। कुछ पैसे हमने घरों में रख लिए सेविंग के नाम पे, कुछ पैसे इंपोर्ट के नाम पे चले गए बाहर, और कुछ हमने गवर्नमेंट को दे दिया। सो अब लीकेज को कंपनसेट करेंगे किससे? इंजेक्शन से। देखो आ गया साइड पे इंजेक्शन। सेविंग को कंपनसेट करोगे इन्वेस्टमेंट से। गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसको कंपनसेट करोगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे हमारे ही ऊपर। लेकिन अगर हमारे जैसे हमारे मुल्क में हम पे कम खर्च होता है, गवर्नमेंट अपने लिए ज्यादा रख लेती है, तो यही होगा, आधे रोड टूटे हुए होंगे, आधे बने हुए होंगे। किसी के घर में पानी आ रहा होगा, किसी के घर में लाइट आ रही होगी। जब आपके यहाँ लाइट आ रही है तो मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, जब मेरे यहाँ पानी आया तो आपके यहाँ लाइट चली गई। ये हो रहा है मुल्क के अंदर। ऐसे ही है ना यार, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा बेचारे को, क्योंकि गवर्नमेंट को जो हम टैक्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली हम पर यूटिलाइज नहीं हो रहा। सो सर जो हमने टैक्स दिया, इट हैज टू बी कंपनसेट बाय मींस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो हमने इंपोर्ट की उसे कौन कंपनसेट करेगा? एक्सपोर्ट्स।
मिसाल के तौर पे अगर मैंने 10 रुपए का सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट भी 10 रुपए की हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 रुपए का हो जाए, एक्सपोर्ट्स 2 रुपए की हो जाए, इसका मतलब मेरे मुल्क के इंजेक्शंस बराबर हो गए किसके? बोलो ना यार, लीकेजेस के। अब ये इक्विलिब्रियम बन गया, तवाजुन, बराबर हो गई दोनों फोर्सेस। इंजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीकेजेस, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, टैक्सेस इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, मतलब इंजेक्शन इक्वल टू लीकेजेस। लेकिन इससे ग्रोथ नहीं आएगी, बच्चा उतना ही रहेगा, सारी जिंदगी प्यारा लगेगा मगर वो रहेगा इतना ही। अब कितना अजीब सा हो जाएगा यार, 10 साल का हो गया, इतना सा अजीब सा है ना। माँ बाप बोलेंगे ना यार भाई ये तो हम अजीब लाइबिलिटी हो गई हमारे लिए। प्यारा यही तो मुस्तकिल प्यारा हो गया। थोड़े दिन में हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तब भी प्यारा ही रहेगा भाई। ये बड़ा कब होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ये बड़ा होके जॉब करेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, अपनी एक्टिविटीज करेगा, नहीं। लेकिन अगर वो उतना ही रहे तो इसमें आपका बच्चा प्यारा है। सिस्टम में ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कुछ ऐसा हो कि हमारे इंजेक्शन ग्रेटर देन हो जाएं किससे? इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो बाहर के मुल्क हमें अच्छे लगते हैं ना, वहां ये है। और हमारे मुल्क की कंडीशन क्या है? हमारे इंजेक्शंस लेस देन है हमारी, इसीलिए हमारी इकोनॉमिक लाइफ क्या होती जा रही है दिन ब दिन? मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम, एक्सपोर्ट्स कम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम। तो ना हमारी सोशल लाइफ बेहतर हो रही है, ना इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हो रही है। अभी आपको मौका मिले यहां से बाहर निकलने का, अब बोलते हो यार चलो दुबई चले जाओ, यूएसए चले जाओ, कनाडा चले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर है ना? डेफिनेटली देखा है वहां से जो लोग आते हैं बाहर से, आपके खानदान वाले कैसे रिएक्ट करते हैं? चिढ़ आती है सालों को। गर्मी कितनी हो रही है, एसी चलाओ यार, बिल बहुत आता है यार मामू, क्या करें? चला लो यार, इतनी कंजूसी, बहुत बिल आता है मामू, 40,000 इतना बिल आता है। ओह तुम लोग हॉर्न कितना बजाते हो यार, रोड पे इतने खड्डे क्यों हैं? लाइट अभी भी जाती है, पानी नहीं आता। ओह यार मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, साले वहां नल का पानी पीता है, यहाँ नेस्ले पी के बीमार हो जाता है। मामू ऐसे क्यों हो? मैं अमेरिका से आया। हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है, वो शो ऑफ करते हैं भाई वहाँ ऐसा है, वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ रोड ऐसे टूटे हुए नहीं है। यार यकीन करो करोड़ों के घर हैं ये जो जहाँ तुम पढ़ रहे हो, ये जो जब सब पूरा गली, आप करोड़ों रुपए के घर हैं और हालत देखो रोड की, कच्ची आबादी लगती है साली। गली से घुस जाओ, गाड़ी गिर 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 ऐसी चल, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक चले ऐसी चलेगी गाड़ी, आप देख लें। सो ये क्या है सर? हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेज रिटेन ही नहीं कर पाए सर, हम रिसोर्सेज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए सर, हम अपने इंजेक्शंस और लीकेजेस को बैलेंस नहीं कर पाए सर। हमारे मुल्क में लीकेजेस ज्यादा है, इंजेक्शंस कम है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ रही और हमारे लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर नहीं हो पा रही। यहां के पढ़े लिखे लोग बाहर जाके और जॉब करके यहां से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, वजह वहां का लाइफ स्टाइल बेहतर है। तो ये है सर, ये इकोनॉमिक मॉडल बनाया आपके सामने। कोई इशू समझ में आ रहा है? ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप बना लेना भाई, कोई जिम्मेदारी से ग्रुप बना लो, उसमें दिनेश को और मुझे ऐड कर लेना, इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अभी तस्वीर ले सको तो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। बोलो भाई किस किसने पढ़ी थी पहले इकोनॉमिक्स? कुछ चेंज लग रहा है भाई? कुछ चेंज लग रहा है? सब पढ़ा हुआ है पहले आपने? कुछ सोचने का तरीका बदला है इसमें, कुछ चीजें नई हैं, कुछ एम्पेरिकल रिस्पॉन्सेज हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन उसके लिए ग्रुप बनना जरूरी है ना मेरा बेटा।
नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। हाँ तो बस ग्रुप बना लें, फिर मैं भेज दूंगा, मुझे एतराज़ नहीं। अब आगे आइए, आखिरी इमेज देख लेते हैं। ये देखिएगा ग्रोथ एनालिसिस। सर ये इंजेक्शंस और ये लीकेजेस ज़रा देखना। इंजेक्शन में क्या था? आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है, इक्वल टू सेविंग्स, टी टैक्स, और एम फॉर इंपोर्ट क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। बोथ इंजेक्शंस और लीकेजेस आर बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम। फिजिक्स पढ़ा है? इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना? एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। भाई कुछ खरीदा होगा, वजन 1 किलो 2 किलो रखते हैं ना, बराबर लाते पेन को, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बराबर आ गया। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं इक्विलिब्रियम हो। अगर हमारे इंजेक्शंस ग्रेटर देन हो हमारे लीकेजेस से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? बढ़ेगी। हमारे मुल्क के जो फार्म्स और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन और हाउस होल्ड हैं, उनकी इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हो जाएगी। और खुदा ना करे जैसे हमारे मुल्क में है, इंजेक्शंस लेस देन हो जाएं लीकेजेस से, तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट में भाई, ये वाली चीज़ छोड़ दीजिएगा। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट इमेज था कि भाई ये है सारा सिनेरियो टू बी रिक्वायर्ड। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, डील्स विद सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट। कितने? 4। नाम बोलो। शाबाश।